सोबत असेल जाणीव। रोखोक बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ दे जाणीव। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। मतदार क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रतिनिधि और शिवसेना मतलब असली शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार भाई अमित कदम जी, यहाँ कांग्रेस की नेता हमारे बीच मंच पर उपस्थित रजनी ताई पवार जी, हम सब के प्रणेता वरिष्ठ नेता ललित भाई बाबर जी और भारत जोड़ो अभियान के महाराष्ट्र की संयोजक उल्का ताई भारत जोड़ो अभियान की हमारी यहाँ की सब गतिविधियों के केंद्र में वर्षा ताई देशपांडे जी, जयंत पुतले जी को बहनों और भाइयों, जब यहाँ आज सुबह मुक्तांगण में मैं आया तो सबसे पहली चीज मैंने देखी वो चाय की दुकान, सोलर चाय का ठेला। यानी कि सोलर सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करके चाय बनाना, जिससे पर्यावरण भी मुक्त हो और रोजगार भी बने और अच्छी चाय भी मिले। मेरे मन में पहला विचार यही आया कि इसको तो मैं अपने गांव भी लेके जाऊंगा। आईआईटी के प्रोफेसर हैं सतीश अग्निहोत्री, जिनके सहयोग से हमने यहां स्थापित किया, मेरे मित्र हैं। मैंने उनको फोन किया, कहा कि देखिए आपका काम सुबह सुबह मैंने देखा। वो भी खुश हुए। उत्तर भारत से आने वाले मेरे जैसे लोगों के मन में ये है महाराष्ट्र की छवि कि महाराष्ट्र में नूतन प्रयोग होते हैं जिसको बाकी देश में लागू किया जाता है। जिसे आज हम पूरे देश में मनरेगा बोलते हैं, वो महाराष्ट्र की देन है। महाराष्ट्र की ईजीएस स्कीम जो है उसको पूरे देश में ले गए, वो मनरेगा बन गया। शेतकरी की जो सहकारिता के मॉडल महाराष्ट्र में बने, पूरे देश में लागू हुए। कोविड के समय महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरह का कोविड का मैनेजमेंट किया, और आपके यहां तो कोरोना का बहुत भयंकर मार था, वो पूरे देश के लिए मॉडल बना। अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करना दाभोलकर जी और ये तमाम लोग हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं, पूरे देश के लिए मॉडल रहे। महाराष्ट्र का साधारण राजनेता भी देश के बाकी राजनेताओं से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। कम से कम मेरे मन में ये छवि है। आपकी बात सुन के भी मुझे पुष्टि हुई इसी बात में। महाराष्ट्र का राजनेता थोड़ा सा ज्यादा सोचता है, केवल कल की बात नहीं सोचता, अगले 10-20 साल की बात सोचता है। तो ये एक मॉडल था महाराष्ट्र का मेरे मन में, देश के बहुत लोगों के मन में ये महाराष्ट्र की राजनीति का मॉडल था। राजनीति जिसमें नीति भी है, जिसमें दूरगामी सोच है। लेकिन आज ये नहीं बचा। पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र किस बात का मॉडल है? मॉडल है राजनैतिक डकैती का। डकैती समझते हैं? ये जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार को तोड़कर ये महायुति, जिसे हमारी बहन महाठगबंधन कहती हैं, ये महाठगबंधन की सरकार कैसे बनी? ये संविधान के अनुरूप नहीं थी।
ये चोरी की सरकार भी नहीं थी, क्योंकि चोर रात में काम करता है, चुपचाप से काम करता है। ये डकैती की सरकार है। डकैती दिन में होती है, सबकी आंख के सामने होती है और दबंगई से होती है। कर रहा हूं, जो करना है कर लो। ऐसे हुआ। नेता तोड़ो, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो, मीडिया की आंख के सामने, देश की आंख के सामने, टीवी के पर्दे पे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे तोड़ो। ये काम हुआ है महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र जो हमारे लिए नीति का प्रतीक था, वो आज अनीति का, दुर्नीति का प्रतीक बन रहा है। जो 2.5 साल से सरकार चली है यहां महायुति की, उस सरकार को मैं केवल 3 शब्दों में कहता हूं, ये झूठ की सरकार है, ये लूट की सरकार है, ये फूट की सरकार है। झूठ दिन रात। मैं देवेंद्र फडणवीस को दोष नहीं देता। जब पंत प्रधान ही रोज झूठ बोलते हैं तो बेचारा देवेंद्र फडणवीस क्या करे, वो तो वही मॉडल करेगा। देखिए, इस देश ने सब तरह के पंत प्रधान देखे। मैं सबका प्रशंसक नहीं हूं। अच्छे पंत प्रधान भी थे, बुरे भी थे, ईमानदार भी थे, बेईमान भी थे, काम करने वाले पंत प्रधान भी थे, निकम्मे पंत प्रधान भी इस देश में थे। लेकिन ऐसा झूठा पंत प्रधान इस देश ने कभी नहीं देखा। 75 साल में ऐसा झूठा पंत प्रधान जो आंख में आंख डाल के झूठ बोल सकता हो, ऐसा इस देश ने कभी नहीं देखा। हम सब छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते हुए थोड़ा शर्म आती है। इधर उधर देखते हैं, पांव की तरफ देखते हैं। जो आंख में आंख डाल के झूठ बोलता है, पलक भी नहीं झपकता, वो सबसे खतरनाक हो। तो इनका मॉडल तो ऊपर से आता है। इसलिए जब देवेंद्र फडणवीस इन्हें नक्सली कहते हैं, अर्बन नक्सली कहते हैं, तो वो बेचारा वही झूठ चला रहा है जो वो सीख के आया है। उसको क्या दोष देना। हाँ, मुझे थोड़ा हैरानी जरूर हुई कि मुझे लगता था महाराष्ट्र के राजनेता थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं और जिसे राजनीति की ABCD भी आती है, वो इतना जानता है कि गांधीवादी कौन है और नक्सली कौन है, वो जानता है अंतर इसका। देवेंद्र फडणवीस को यह भी मालूम नहीं है। ये जान के मुझे थोड़ा दुख हुआ। या हो सकता है मालूम तो होगा। कल पत्रकारों ने मुझसे पूछा ये अर्बन नक्सल क्या होता है। मैंने कहा ये अर्बन नक्सल कोई राजनीति शास्त्र में तो शब्द नहीं है, सरकार का भी नहीं। क्योंकि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया कि सरकार बताए कितने अर्बन नक्सल हैं, कहां हैं, तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया है लोकसभा में कि अर्बन नक्सल नामक कोई चीज नहीं है, हमें पता नहीं है, हमारी परिभाषा में ये नहीं है। तो राजनीति शास्त्र में नहीं है, सरकार में नहीं है, लेकिन भाजपा में है। तो ये क्या है? मुझसे पत्रकारों ने पूछा आप बताइए क्या है। मैंने कहा ये भूत है। भूत बोलते हैं मराठी में। मैंने कहा ये भूत है। भूत आता है ना, अंधेरे में भूत, कहीं जाऊंगा भूत मिलेगा, क्योंकि भूत वहां नहीं है, भूत मेरे मन के अंदर है। मेरे मन में जो डर होता है वो मुझे भूत के रूप में बाहर दिखाई देता है। ये भाजपा वालों के मन में डर है। डर ये है कि पब्लिक हमारा झूठ पकड़ लेगी, डर ये है कि पब्लिक हमारी लूट पकड़ लेगी, डर ये है कि पब्लिक हमारी फूट को रिजेक्ट कर देगी। और ये पब्लिक का डर उन्हें अर्बन नक्सल की तरह दिखाई देता है, भूत की तरह दिखाई देता है। तो ये झूठ की सरकार है। लूट का कितना किस्सा मैं बताऊं। महाविकास आघाड़ी वालों ने एक पर्चा बनाया है जिसमें आपने 5 लाख करोड़ रुपए की लूट दिखाई है इनकी।
मैं तो इतना जानता नहीं महाराष्ट्र में, भ्रष्टाचार पहले भी था महाराष्ट्र में, मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार नहीं था, पहले भी था, लेकिन ऐसी लूट, ये मुंबई एयरपोर्ट कैसे अडानी की जेब में गया सब कोई जानता, कोई ऑक्शन से नहीं मिला, ये इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई की रेड से मिला है मुंबई का एयरपोर्ट अडानी। ये धारावी में क्या खेल चल रहा है, कुल मिला के ये कि वो जमीन अडानी की जेब में जाए। 3 दिन पहले हम दहाड़ू में थे, पता लगा वहां का पावर प्लांट, मैंने कहा किसका है, लोग हंसने लग गए जी, पहले बीएसईएस का होता था, फिर रिलायंस का हो गया, अब अडानी का हो गया, क्योंकि सब कुछ घूम फिर के अडानी की जेब में जाना है। ये लूट चला रखी है इन लोगों ने। लेकिन मैं कहता हूं झूठ की सफाई हो सकती है, लूट की सजा दी जा सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक चीज है फूट। जब हम किताबों में पढ़ते थे अंग्रेजों के राज के बारे में, क्या पढ़ते थे कि इतने से अंग्रेज इतने बड़े भारत पे कैसे राज करते थे, फूट डालो और राज करो, ये फॉर्मूला था भाजपा का। और क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, लड़ाओ। इतनी बहनें बैठी हैं, ज्यादातर माताएं भी होंगी, कोई मां सोचे अगर आपके घर में कोई बाहर से आदमी आए, आपके 2 बच्चों में आपस में झगड़ा करो, आपके बच्चों में नफरत फैलाए, बच्चों में मारपीट हो जाए, तो मां क्या करेगी? मां पहले बच्चों को समझाएगी, बेटा ये आदमी ठीक नहीं है, इससे बात मत कर, मत आना, ये हमारे घर का मित्र नहीं है। अगर दूसरे दिन फिर वही आदमी आए, फिर मां के 2 बच्चों में आपस में फिर झगड़ा करवाए, तो फिर मां क्या करेगी? कान पकड़ेगी उस आदमी का, घर से बाहर निकाल देगी, कहेगी खबरदार आगे से मेरे घर में कभी मत आना। सही बात है ना? इतनी सब मां बैठी हैं, सही बात है ना? यही करेगी मां, कान पकड़ के बाहर निकाल देगी, बोलेगी तुम इस परिवार के मित्र नहीं हो, तुम इस परिवार के दुश्मन हो, बाहर निकल जाओ मेरे घर से, आगे से कभी मत आना। सही बात है? तो अब आप मुझे बताइए, ये भारत मां इन भाजपा वालों को क्या करे? दिन रात यही तो काम करते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, दिन रात देखेंगे, अच्छा इनमें कोई झगड़ा तो होगा, अच्छा नहीं है झगड़ा तो 1 महीना पहले तो कुछ हुआ होगा, अच्छा 1 महीना पहले भी नहीं हुआ, अच्छा इनके माँ बाप का तो कोई फादर्स का तो झगड़ा होगा, नहीं नहीं इनके पिता भी दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अच्छा 500 साल पहले कोई झगड़ा जरूर मिलेगा। आप बताइए, कोई घर में आके ढूंढे, ये राष्ट्रवाद? देश के मुखिया का पहला काम होना चाहिए कि अगर मेरे 2 भाई बहन के अंदर, मेरे 2 बच्चों में थोड़ा सा कोई अंतर है, थोड़ा सा मनमुटाव है, तो मेरा काम है इनको जोड़ना। नहीं नहीं नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई बात नहीं, आपस में मिलकर करेंगे। और यहां सत्ता में बैठ के काम यह है कि देश को तोड़ना। हिंदू मुसलमान, वहां ना मिले तो मराठा ओबीसी, कहीं और धनगर और आदिवासी, मेरे हरियाणा में जाट और अन्य जातियों को 35-1 बोलते हैं, 35 जातियों को एक तरफ करो, जाटों के विरुद्ध, ये फॉर्मूला है हरियाणा में इनकी सफलता है। उत्तर प्रदेश में यादव के विरुद्ध बाकी सब लोगों को खड़ा करो, और मणिपुर में जहां कोई ना मिले, ना मराठा ना जाट ना यादव, तो फिर कुकी और मितेई को लड़ा दो। घर में आग लगा के अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं भाजपा वाले, और जो ऐसा काम करे वो देश प्रेमी नहीं हो सकता,
वो देशद्रोही है। ये देशद्रोही लोग झूठ को ठीक किया जा सकता है, लूट को सजा दी जा सकती है, लेकिन फूट डालने वाले को कभी माफ नहीं किया जाता। और ये फैसला आज महाराष्ट्र की जनता को करना है। 2.5 साल राज करने के बाद जब इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, चुनाव सर पे आ गया, लोकसभा चुनाव में हार गए, तो अब क्या कर रहे हैं? अब खुल्लम खुल्ला रिश्वत का खेल हो रहा। मैंने 35 वर्षों से चुनाव देखे। 1989 का पहला चुनाव था जो मैंने व्यवस्थित रूप से देखा था, उसके बारे में लिखा था। 35 वर्ष हो गए हैं मुझे चुनाव देखते हुए, लेकिन सरकारी खजाने का इतना बड़ा दुरुपयोग मैंने 35 वर्ष में कभी नहीं देखा जैसा महाराष्ट्र में इस बार हुआ। जब हरियाणा में आचार संहिता लागू हुई, उसी दिन महाराष्ट्र में भी आचार संहिता होनी चाहिए। ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो अरे भाई, महाराष्ट्र हरियाणा में तो एक बार करवा दो। वो नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी काम बाकी था। हरियाणा की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रतिदिन 105 GR निकाले हैं शिंदे जी की सरकार ने। प्रतिदिन 105 GR, कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपया बांटा है। ये जन कल्याण नहीं है, ये भीख है, ये रिश्वत है, चुनाव के वोट खरीदने की साजिश है। इसका फैसला करना है आज महाराष्ट्र के लोगों को। इसलिए मेरी अपील यही है कि वो महाराष्ट्र जो कि सत्यशोधक के नाम पे जाना जाता था, वो महाराष्ट्र आज झूठ का मॉडल बन रहा है। वो महाराष्ट्र जो कि संतों का प्रतीक था, वो महाराष्ट्र आज डकैती का प्रतीक बन रहा है। ऐसे में हम सब की जिम्मेवारी है, आप सबकी जिम्मेवारी है कि महाराष्ट्र की परंपरा को, महाराष्ट्र की अस्मिता को, महाराष्ट्र के स्वाभिमान को हम जगाएं और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जिताएं। हम लोग यहां बैठे हुए 3 लोग किसी पक्ष से नहीं। सच बात यह है, आपको ईमानदारी से बताऊं, हमने अपने जीवन में कांग्रेस का विरोध किया है, शिवसेना का विरोध किया है, एनसीपी जब सरकार में थे हमने सबका विरोध किया है। लेकिन आज हम ये स्पष्ट भूमिका लेके क्यों कह रहे हैं? हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, भारत जोड़ो अभियान का कोई कैंडिडेट नहीं है। महाराष्ट्र की 288 विस्तार क्षेत्र में, मतदार क्षेत्र में हमारा केवल एक कैंडिडेट है। वो कौन? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, केवल वो कैंडिडेट। आज उस कैंडिडेट के लिए हम वोट मांगने के लिए खड़े हुए हैं। ये लोकशाही का सवाल है, ये संविधान का प्रश्न है, उसे बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम निश्चित लड़ेंगे, जीतेंगे। महाराष्ट्र की जिम्मेवारी इस बार ज्यादा हो गई है मेरे राज्य हरियाणा के कारण, क्योंकि जब से हरियाणा का परिणाम आया है उस आधा प्रतिशत ज्यादा वोट है बीजेपी के पास हरियाणा में। कांग्रेस से आधा प्रतिशत वोट ज्यादा, 1% भी नहीं है। उस आधे प्रतिशत का पत्ता, छोटा सा पत्ता लेके बीजेपी सूरज को छुपाने की कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव का जो सूरज जैसा प्रकाश था पूरे देश में आया, जिसमें महाराष्ट्र की महती भूमिका थी, उस सूरज को छुपाने की कोशिश ये पत्ते की मदद से कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जिम्मेवारी है कि उस पत्ते को साइड में रखें और पूरे देश में वो संदेश दें, क्योंकि जो मूड महाराष्ट्र से तय होगा
अगले 1 वर्ष तक पूरे देश में वही मूड चलेगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस जिम्मेवारी को समझते हुए महाराष्ट्र देश में एक ऐसा मैसेज देगा कि महाराष्ट्र की पब्लिक बेवकूफ नहीं है। हमें याद है 2.5 साल पहले तुमने क्या किया था, हम भूले नहीं हैं। और महाराष्ट्र की पब्लिक बिकाऊ नहीं, पैसा देने से वोट नहीं खरीद सकते तुम हमारा। ये मैसेज जाएगा पूरे देश में, लोकशाही और संविधान मजबूत होगा। इसी कामना के साथ, इसी विश्वास के साथ और इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मध्ये का पाठवायची आहे, आपली खूप मोठी जबाबदारी आहे। त्या जबाबदारीची जाणीव या तिघांनी आपल्याला करून दिली। त्याच्या संदर्भातली आपली भूमिका अमितजी कदम यांनी पण स्पष्ट केली। आपण सगळेजण सकाळची वेळ असून सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी हजर राहिलात, त्याबद्दल मुक्तांगण परिवाराच्या वतीने आणि महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांच्या वतीने आणि वैयक्तिक अमितजी कदम यांच्या वतीने आपणा सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते। आणि याच्यानंतर योगेंद्रजी यादव आणि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जीतेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे लड़ेंगे। मशाल बहुमताने निवडून येऊ द्या।